नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज हम लोग साहिबगंज का इतिहास जानेंगे। साहिबगंज का इतिहास जानेंगे और इसीलिए हम लोग चलते हैं। हमारे साथ मशहूर जोलॉजिस्ट हैं रंजीत कुमार सिंह जी। हमारे साथ हैं मशहूर जोलॉजिस्ट रंजीत कुमार सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आप हमें साहिबगंज के बारे में बताइए, इसका इतिहास क्या रहा है। और साहिबगंज जो कि पूर्व में उद्योग नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता था, लेकिन आज जो उद्योग है वो हाशिए पर है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो विस्तार पूर्वक सर आप साहिबगंज के बारे में हमें जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम तो आप आज़ाद सिपाही, जो आज़ाद भारत के एक सशक्त मीडिया कहा जाता है, एक समाज सरकार के बीच एक संवाद करने वाला सरोकार है, और उस आज़ाद सिपाही को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप साहिबगंज जो सुदूर सबसे एक झारखंड ही नहीं देश का सबसे सुदूर क्षेत्र है, जो आदिवासी और कहा जाए तो एक अभी भी अनटच क्षेत्र है, जो विकास के से बहुत कोसों दूर है। जो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं वो भी आज जो विभिन्न योजनाओं से है वह दूर है। अब साहिबगंज की अगर हम बात करें तो साहिबगंज निश्चित रूप से एक समय उद्योग के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था। एक ऐतिहासिक यहाँ पे एक धरोहर है हमारा। और उस जैसे यहाँ पे तेलिया गढ़ी है, जहाँ पर कि स्ट्रेटजी तैयार होता था जो उस समय आज़ादी को लेकर के। यहाँ पे जामी मस्जिद है, यहाँ पे 12 द्वारी है। ऐसे अनेकों स्थल जहाँ पर है कि ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा था जी। अगर उद्योग की बात करें तो यहाँ पे रेल का एक बहुत बड़ा मार्ग होता था। यहाँ पे नील की खेती होती थी। यहाँ पे सरसों तेल, जो कि आज हम फूड हैबिट की बात करते हैं, जिससे खाने से, भोजन से 80% लोग बीमार हो रहे हैं। तो उस समय के लोग, जो मिलेट्स की बात आज आ रही है, तो उस समय के यहाँ पे बहुत ही कहा जाता है एक उत्कृष्ट समय काल था, जब यहाँ पे बहुत सारे उद्योग थे। लोग बड़ा आजीविका बड़ा ही सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन कालखंड में वो राजनीतिक के हैं या फिर अपनी आपसी द्वेष के हैं, या फिर जो हमारे सरकार को, कोई सरकार हो, हमें सरकार से कोई नहीं है, लेकिन सरकार का जो दूरगामी फोकस होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिसके कारण कि विकास के धार में जो मुख्य धार है उसमें अभी तक हमारा साहिबगंज पीछे छूट रहा है। सर, कुछ लोगों से मैंने बात की थी, तो जो साहिबगंज का जो उद्योग था पटसन की जो सप्लाई हो, फिर आपका जो सरसों तेल जो आपने बताया, लोग तो यहाँ तक कहते हैं जब यहाँ बारिश हुआ करती थी तो नालों में सरसों तेल बहा करता था। फरक्का पुल जो ब्रिज का निर्माण हुआ, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे जल स्तर यहाँ घटता गया गंदगी के कारण। और फिर यहाँ से जो नाव हैं, जो मालवाहक जहाज हैं, वो ट्रैवल कम करने लगे, ट्रैवल कर ही नहीं पाए, और यहाँ का उद्योग चौपट हो गया। हाँ, इसका सबसे देखिए, एक तो हमारा कहेंगे कि जो फरक्का बैरेज बना उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो सिलिटेशन था, जो पानी का, चूँकि हम जानते हैं कि ये रिवर का जो सिस्टम होता है 3 स्टेज से गुजरता है। तो ये मैच्योर से ओल्ड की ओर जा रहा है हमारा। तो ये स्टेज है जो हम ऑक्स वेल कहते हैं रिवर, ये उस टाइप से है। और यहाँ सिलिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, गहराई हो गया, तो कम बारिश में भी बाढ़ आ जाता है जी। जिसका कारण ये की है कि यहाँ पे सिलिटेशन हो गया, गाद जमा हो गया, जिसके कारण कि पानी का जो गहराई जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। बिल्कुल। तो एक तो है कि पहला कि यहाँ पे गहराई, दूसरा है कि यहाँ पे जो मछलियाँ होती थी, वो मछलियाँ का उद्योग भी थोड़ा उस पर असर पड़ा है। अच्छा। तीसरा दो, यहाँ पे जो किसानी होता था उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जी। चौथा, जो आप जो यातायात, जो पानी कहा जाता है कि सबसे सुगम और सबसे सस्ता यात्रा होता है जी। और ये मतलब रेल रोड से अगर कहीं भी कम, और प्रकृति को भी वह कहीं न कहीं वह नुकसान कम करता है जी। तो वातावरण और पर्यावरण को भी वह नुकसान कम करता है। तो इसको हमको लगता है कि गंगा जो इतना बड़ा हमें एक जीविकोपार्जन, एक आध्यात्मिक, एक तरीके से वरदान है झारखंड के लिए भी। और झारखंड से अगर क्रॉस कर रही तो वरदान है झारखंड के। हमारे यहाँ वो यहाँ बंदरगाह बनी है, लेकिन बंदरगाह का अभी समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है जी। तो यहाँ के लोगों को रोजगार और जो सृजन की बात करते हैं तो वो अभी कहीं न कहीं इससे पीछे है। नीति निर्धारण वालों को यह सोचना पड़ेगा कि गंगा से बहुत सारा चीज़
किया जा सकता है जी। वो कहीं न कहीं पीछे अभी हम लोग हैं। क्योंकि सर अब जानकार बहुत हैं साहिबगंज के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट किया ही जा सकता है यहाँ पे जो। हाँ, बहुत ज़्यादा ये चाहे वो पर्यटक के क्षेत्र में कह सकते हैं जी। कि गंगा को ऐसे विकसित किया जा सकता है। लेजर लाइट जो 80 घाट की हम बात करते हैं बनारस की, बिल्कुल, उसका सीधा सीधा यहाँ पे हम बना सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें बनी है लेकिन अभी भी इस पर काम करने की जरूरत है। एक भारत सरकार ने एक रोल मॉडल के रूप में एक आदर्श जो गंगा घाट है उसको साहिबगंज को चुना गया था, बट हमको लगता है कि वो भी अभी कहीं न कहीं आदर्श घाट का रूप अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ समय में सरकार के संज्ञान में आए तो इसको एक आदर्श घाट, क्योंकि ये मात्र 83 किलोमीटर मतलब 83 किलोमीटर का स्ट्रेच में है ये गंगा। तो जो 5 राज्यों में गंगा बहती है सबसे कम स्ट्रेच मतलब सबसे कम दूरी वाली गंगा यहीं पर है, 83 किलोमीटर का, मतलब 78 गांव इससे प्रभावित होते हैं। 5 जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो गंगा उस ब्लॉक होकर के गुजरती है। तो इसको काम करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है, एक रोजगार भी हो सकता है। जहाज प्रदीप, मैं चाहूँगा आप फोकस कीजिए वहाँ इससे अपने मोबाइल से। तो वो कहाँ से लोग आ रहे हैं? वो उस पार से जस्ट पूर्णिया है बगल में, कटिहार है वहाँ। अच्छा, तो बिहार से सीधा वहाँ से लोग आते जाते हैं बिहार से वो बिहार हो गया। हाँ, उधर बिहार जस्ट आप इधर से जाइएगा बिहार, इससे मात्र 10 किलोमीटर मानीचक है, वहाँ से आप बांग्लादेश बगल में है, बांग्लादेश बॉर्डर पास में है, बांग्लादेश पास में, बंगाल आपका पास में है। अच्छा, तो ये जो क्षेत्र है हमारा है ना, ये चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है जी कि इसको विकास करने के लिए बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, वो ये है कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। आप बोले कि पॉलिटिकल वे में पॉलिटिक्स का ये शिकार हो गया साहिबगंज, और इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि यहाँ जो उद्योग है, धंधा है, सब चौपट हो गया। नए तरह के जो और उद्योग यहाँ सोर्स ऑफ इनकम हो सकता था लोगों के लिए, तो वो भी उत्पन्न नहीं, वो क्रिएट नहीं हो पाया। तो किस तरीके की राजनीति ने प्रभावित किया सर यहाँ? देखिए, सबसे बड़ा देखिए जो राजनीति होना चाहिए, विकास की राजनीति होना चाहिए जी, द्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। यहाँ पे क्या है कि विकास को छोड़ करके एक दूसरे राजनीतिक दल आपस में ही अपन विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं जी। हमारा कहना है कि जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति विकास का कीजिए, राजनीतिक नागरिक का कीजिए, तो उसका विकास कैसे हो। हम एक केवल योजना, अगर हम जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचे उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे रेल हेड है, रेल में यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोप था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है जी। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आपको बताया मैंने बांस का बांस की इतनी ज़्यादा वहाँ पे है कि आप उससे बहुत सारा इको फ्रेंडली हम जूट का बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो प्लेट्स भी बन रहे हैं काफ़ी। यहाँ पे हमारा जैसे कि आप पेपकॉर्न खाते हैं, आप यहाँ पे मकई का बहुत ही अच्छा खेती होती है। अच्छा, सब्जी जो ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, यहाँ पे सब्जियाँ होती है, तो उसका एक मार्केट बना करके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नहीं है, यहाँ पे लोगों को दूर ले जाना पड़ता है। यहाँ पे औने पौने दाम में जो हमारे पहाड़िया या आदिवासी या गरीब लोग होते हैं वो बेच करके चले जाते हैं। अगर उसको हम मार्केट दे दें, अगर हम बाजार दे दें, तो जो हम बाजार कहते हैं कि लोकल बाजार हो, तो हमको लगता है कि उससे मतलब जो हमारे किसान है उसमें एक रोजगार के साथ साथ उसमें एक कर सकते हैं, हमको उसमें इंटरेस्ट जगेगा। जो युवा भी हैं वो भी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा चीज़ करें, लेकिन उसको बाजार नहीं मिलता है, जिसके कारण कि वो अपना फसल कहीं पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सर, आपने अभी पहाड़िया जनजाति की बात की, तो अभी स्टेटस क्या है उनका? पहाड़िया देखिए, सबसे जो दो हमारे यहाँ पे आदिवासी और पहाड़िया जनजाति का जो बर्थ रेट है बहुत धीरे घटता चला जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक अभी स्टडी में भी आया था कि पहाड़िया का फर्टिलिटी बहुत कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण कि उसका बच्चों का जो जन्म होना चाहिए, जन्म दर बहुत कम हो रहा है। तो उस पर चिंता करनी चाहिए सरकार को, ताकि ये कि ऐसा विलुप्त होता हुआ जो हमारा आदिवासी जनजाति है, जो कि बहुत ही सशक्त होता है, वो पहाड़ नहीं छोड़ते हुए, पहाड़ और प्रकृति के प्रेमी होते हैं। बिल्कुल, कोई भी पहाड़िया या कोई भी आदिवासी घर पे जाइएगा तो एक पेड़ जरूर, 2 पेड़ 4 पेड़ जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, जब हम शहर क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पेड़ के बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे प्रकृति जो प्रेमी है, प्रकृति के जो मित्र है, धरोहर हैं और इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है जी। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार महावर है। मैं इग्नू में एकेडमिक काउंसलर हूँ साहिबगंज कॉलेज में। इसके पहले मैं महिला कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं
इतिहास संकलन समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ एवं झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं पूरे प्रदेश का संरक्षक हूँ। यहाँ पर मुख्य स्रोत साहिबगंज में क्या रहा है जीविका के लिए और उसकी स्थिति अभी फ़िलहाल क्या है, क्योंकि यहाँ पलायन भी बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। यह क्षेत्र अंग्रेजी काल के पूर्व यह क्षेत्र दामिनों का कहलाता था। जब क्रांति हुई, इस क्रांति में काफ़ी संथाल, गरीब परिवार के लोग, मजदूर, कृषक मारे गए थे। इस क्रांति को दबाने के उपरांत अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को अलग जो है संथाल परगना को एक अलग टेंडेंसी एक्ट के तहत डाल दिया। जी। इस क्षेत्र में पूर्व में यह क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत रहा है। जी। यहाँ बड़ी बड़ी सरसों की तेल की फैक्ट्री हुआ करती थी और पटसन उद्योग था, जिसे हम लोग पटुआ कहते हैं। यह उद्योग व्यापक था। गंगा में बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती थी। गंगा के उत्तर में पटसन उद्योग, पटुआ उपजाया जाता था और बड़ी बड़ी गांठों के द्वारा और बड़े बड़े जहाज़ के द्वारा, माने पानी के जहाज़ के द्वारा वह सारा माल साहिबगंज आता था। यहाँ साहिबगंज में लगभग 10-15 बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे। उन गोदामों में उस पटसन के बंडलों को रखा जाता था और यहीं से वह पटसन पटुआ की बंडलें हैं वो कलकत्ता जाती थी। अच्छा। माल गोदाम, बड़े बड़े माल गोदाम थे और उनके द्वारा यह कलकत्ता जाता था और कलकत्ते में जितनी भी बोरे की फैक्ट्रियां हैं या पटसन उद्योग था, यही के पटसन से उनका कारोबार चलता था। साथ ही यहाँ बड़ी बड़ी सरसों तेल की फैक्ट्रियां थी। अच्छा। उन सरसों तेल की फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी रहती थी। तो सरसों आते कहाँ से थे यहाँ? ये सरसों गंगा के उस पार उत्तर से आते थे और विभिन्न मंडियों से अच्छा। सरसों आती थी और उस सरसों के मशीन, तेल के मशीन में वह पिरोया जाता था और एक एक फैक्ट्री में सैकड़ों की तादाद में मजदूर कार्य किया करते थे। और जब शाम को 4:30 बजे, 4:45 बजे, 5 बजे अलग अलग फैक्ट्रियों का अलग अलग छुट्टी होती थी, तब सायरन बजता था और साहिबगंज की सड़कों पर वे मजदूर जो काम करने वाले थे, कामगार, वो निकलते थे। रोड जाम हो जाया करता था। अच्छा। साथ ही यहाँ काफ़ी बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी। उन बैलगाड़ियों में पटसन के बड़े बड़े गट्ठर लाद के गोदाम में पहुँचाया जाता था। फिर वह माल गोदाम जाता था, माल गाड़ियों में वह लदता था और उसके बाद वह कलकत्ता जाता था। जो सरसों का यहाँ की पेराई होती थी, तो उसके आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कलकत्ता और कानपुर के बीच में सबसे बड़ी मंडी साहिबगंज हुआ करती थी और यहीं के जो तेल का निकलता था सरसों का, तो यहीं के रेट से कलकत्ते में, कानपुर में भाव खुलता था। अच्छा। लेकिन कालांतर में जब साहिबगंज में जब फरक्का पुल बन गया, जी। पुल बनने के बाद साहिबगंज को नुकसान हुआ, जबकि यह पुल साहिबगंज के क्षेत्र में ही बनना था। यह विश्वेश्वरैया कमेटी की रिपोर्ट थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से वह पुल फरक्का में बना। अच्छा। फरक्का में बनने के उपरांत होता क्या है, जब वहाँ से पानी बांग्लादेश जाता था और उस ब्रिज में, फरक्का ब्रिज में बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, पानी तो निकल जाने लगा और गाद जो है वह रह जाती थी।
और यह गाद धीरे धीरे साहेबगंज के क्षेत्र तक वह उसका डेप्थ कम हो गया गंगा का, अच्छा। जिसके कारण से जहाज का चलना बंद हो गया। बिल्कुल। फिर जो सड़क मार्ग है, जो गंगा का उत्तर क्षेत्र है, जी फरक्का ब्रिज बनने से जी उस क्षेत्र से आवागमन बढ़ गया। सड़क मार्ग के द्वारा कलकत्ता जाना सुगम हो गया। तो इस तरह और पानी में, गंगा में डेप्थ कम होने से जहाज का संचालन समाप्त हो गया। अच्छा। और इस तरह यह क्षेत्र पटसन उद्योग ठप हो गया। और इसी तरह तेल का व्यापार भी कम हो गया। आज़ादी के बाद जी यह इसका मुख्य व्यापार होता था बांग्लादेश से। और जब बांग्लादेश एक कंट्री बन गया जी। तो बहुत सी बाधाएं आई, बहुत से नियम लग गए। और इस तरह उस नियम के तहत जी बांग्लादेश से भी व्यापार ठप हो गया। और फलतः यह क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई। धीरे धीरे सरसों तेल की फैक्ट्रियां बंद हो गई। पटसन उद्योग पहले बंद हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से लोग बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। अच्छा। और आज भी इसका पलायन हो रहा है जी। साहेबगंज में बहुत अच्छी मेडिकल की सुविधा नहीं है। बहुत ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना यहाँ लॉ कॉलेज है। तो बड़ी तादाद में बच्चे बाहर जाके पढ़ने लगे। और जो बच्चे MBA कर लिया, CA कर लिया, इंजीनियरिंग और मेडिकल कर लिया, उनके लिए साहेबगंज के क्षेत्र में रोजगार नहीं बचा। तब ये बड़े बड़े सिटी में कलकत्ता, बम्बई, गुड़गांव, बेंगलोर सिटी जाने लगे। जी। इस तरह जो नई पीढ़ी है वह अध्ययन, अध्यापन और अच्छी पढ़ाई करने के उपरांत वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते हैं।